बायजूस जो कि इंडिया की एक मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, 2022 में इसका जो वैल्यूएशन था वो $22 बिलियन था, लेकिन आज की तारीख में इसका वैल्यूएशन घट के सिर्फ $8.4 बिलियन ही रह गया है। और फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर बायजूस ने रिपोर्ट किया था अ लॉस ऑफ ₹4,564 करोड़। बायजूस जो कंपनी है इसे फाउंड किया गया था 2011 के अंदर बाय बायजूस रविंद्रन और उनकी वाइफ दिव्या गोकुलनाथ ने। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर ये जो कंपनी है इट इज ऑलवेज इन द न्यूज फॉर सम और दी अदर रीजन, जैसे कि फॉर नॉट सबमिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन टाइम, ब्रीच ऑफ $1.2 बिलियन लोन्स, इट्स मार्केटिंग टैक्टिक्स, फॉर लेइंग ऑफ इट्स 5,000 एम्प्लॉयज एंड दिस टाइम ओवर द रेजिग्नेशन ऑफ इट्स ऑडिटर डेलॉयट हेस्किंस एंड सेल्स। और अब उनके रेजिग्नेशन के बाद बायजूस ने हायर कर लिया है BDO MSK एंड एसोसिएट्स एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। इसके अलावा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि जो बायजूस है उसके 3 बोर्ड मेंबर्स विच इंक्लूड्स GV रविशंकर ऑफ सिकोया कैपिटल, विवियन वू ऑफ चैन जकरबर्ग इनिशिएटिव, रुसेल ऑफ प्रोसेस ने भी रिजाइन कर दिया है। लेकिन ये जो बोर्ड मेंबर्स का रेजिग्नेशन है इसके बारे में बायजूस जो है वो साइलेंट है और उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे किसी भी बोर्ड मेंबर ने अभी तक रिजाइन नहीं किया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ स्पेकुलेट किया जा रहा है कि इन 3 बोर्ड मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया है और अब बोर्ड में एक्चुअली सिर्फ बायजूस की फैमिली बची है। अगर हम ऑडिटर के रेजिग्नेशन की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ऑडिटर होता कौन है और उसका काम क्या होता है। ऑडिटर बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि ऑथराइज्ड होता है कि वो रिव्यू और वेरीफाई करेगा द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और इंश्योर करेगा कि ये जो कंपनी है इट कंप्लाई विद ऑल द टैक्स लॉस। ऑडिटर की जो मेन ड्यूटी होती है वो ये होती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो फॉलो कर रहे हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसके अलावा जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है इट रिक्वायर्स ऑल द पब्लिक कंपनीज कि वो कंडक्ट कराएं रेगुलर रिव्यूज बाय एक्सटर्नल ऑडिटर्स इन कंप्लायंस विद ऑफिशियल ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। सो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि ये जो ऑडिटर होता है वो बेसिकली वॉचडॉग होता है ऑफ एनी एंटिटी। और अब इस केस में क्योंकि बायजूस का जो ऑडिटर था उसने रिजाइन कर दिया है तो ये काफी कंसर्निंग है, बिकॉज इट क्रिएट्स कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय बायजूस। क्योंकि ऑडिटर्स जो भी स्टेटमेंट्स को ऑडिट करता है, देखता है कि सही है या नहीं है, वो ये सारे काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। लेकिन अगर ऑडिटर्स को खुद को ही लग रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो सही नहीं है या वो कंप्लीट नहीं है, तो इन दैट केस उन पे भी लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि आगे चल के उनसे भी क्वेश्चनिंग हो सकती है इन रिगार्ड टू द ऑडिट मैटर्स एंड इशू पॉइंटर्स। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे अबाउट द कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू बायजूस और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसका ये पूरा माजरा है वो क्या है और वो कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट बायजूस एज अ कंपनी। बायजूस एक एडटेक कंपनी है जिसे फाउंड किया है बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ ने इन 2011। उसके बाद 2015 के अंदर उन्होंने लॉन्च किया एक लर्निंग ऐप जिससे वो बन गई $multi-billion कंपनी विद इन 7 ईयर्स। बायजूस का जो ऐप है इसे डेवलप किया है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने, जो कि एक कंपनी है जिसे एस्टैब्लिश किया था उसके फाउंडर्स ने एंड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन 2011। अगर हम शुरुआत से देखें तो बायजू रविंद्रन एक्चुअली में एक इंजीनियर है बाय प्रोफेशन and was coaching students in mathematics since 2006. इनिशियल डेज के अंदर ये जो कंपनी है उसका पूरा फोकस था ऑन ऑफरिंग ऑनलाइन वीडियो बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स फॉर द K-12 सेगमेंट एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लेकिन 2015 के अंदर इस कंपनी ने लॉन्च किया बायजूस द लर्निंग ऐप को। सो बायजूस की ये जो पूरी सक्सेस है इट सीम्स अ लिटिल बिट रोजी, बट इट इज बिल्ट ऑन द बैक ऑफ अ टफ वर्क एनवायरनमेंट एंड एग्रेसिव सेल्स प्रैक्टिसेस व्हिच इन्वॉल्व्स प्रोफाइलिंग, परस्यूइंग एंड प्रेशराइजिंग पोटेंशियल कस्टमर्स फ्रॉम पुअरर बैकग्राउंड टू बाय इट्स कोर्सेज। लेकिन पेंडेमिक ने बायजूस की काफी हेल्प की, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल तो बंद हो गए थे, सब लोग घर के अंदर थे एंड एवरीवन वाज ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। सो वी कैन सी कि जो एजुकेशन है इट वेंट ऑनलाइन और जो इन्वेस्टर्स थे दे वर विलिंग टू बेट एवरीथिंग दे हैड ऑन बायजूस। उनका कहना था कि ये जो कंपनी है इट वाज वर्थ $22 बिलियन एंड बायजूस कैपिटलाइज्ड ऑन द मनी फ्लोइंग इनटू द कॉफर्स। सो बायजूस ने अपनी पूरी फंडिंग में से अराउंड $6 बिलियन जो है वो यूटिलाइज कर लिए टू गेट इवन बिगर। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर उन्होंने अपने जो राइवल एडटेक्स थे उन्हें एक्वायर कर लिया। लेकिन इस तरीके की जो ग्रोथ होती है जो कि बायजूस विटनेस कर रहे थे वो काफी एडिक्टिव होती है एंड दैट्स द रीजन दैट व्हाई बायजूस डिडंट जस्ट स्टॉप एट रेजिंग इक्विटी, बल्कि उन्होंने डिसाइड किया टू गो दी डेट रूट एज वेल। और इसी के चलते नवंबर 2021 के अंदर उन्होंने लोन लिया। इसका लॉजिक हम ये भी सोच सकते हैं कि उस टाइम पर जो सेंट्रल बैंक्स थे
उनकी जो इंटरेस्ट रेट थी वो काफ़ी लो थी, तो काफ़ी चीप रेट पे उन्हें लोन मिल रहा था। और यही लॉजिक सोचकर बायजूस जो है इट वेंट टू सम लेंडर्स एंड आस्क्ड फॉर अ $1.2 बिलियन टर्म लोन, जिसे हम टर्म लोन बी भी कह सकते हैं। और इसके अंदर बायजूस जस्ट हैड टू पे अ पार्टरी इंटरेस्ट ऑफ 5.5% प्लस LIBOR। अब ये जो LIBORs होते हैं इट इज़ नथिंग बट अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट विच इज़ यूज टू प्राइस लोन्स, और उस टाइम पे जो LIBOR था इट वॉज जस्ट 0.20%। सो बायजूस का जो प्लान था वो सिंपल था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को एक्वायर करते जाओ और उनकी जो भी राइवल एडटेक कंपनीज हैं उन्हें ख़त्म करते जाओ। टिल डेट बायजूस हैज़ इन्वेस्टेड $2.8 बिलियन ऑन अ डजन्स ऑफ एक्विजिशन, जो कि इंक्लूड करते हैं व्हाइट हेड जूनियर, स्कॉलर, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड, टॉपर एंड ग्रेडअप। बट आप सोच रहे होंगे कि बायजूस के पास आखिर इतना सारा पैसा आ कहाँ से रहा है कि वो इतनी सारी राइवल एडटेक कंपनीज को एक्वायर कर पा रहा है। तो अब हम देख लेते हैं बायजूस की फंडिंग को। बायजूस को 2013 के अंदर एक सीड फंडिंग मिली थी फ्रॉम RN कैपिटल, और उसके बाद से बायजूस को कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ा। एज ऑफ 2019 बायजूस हैड सिक्योर्ड नियरली $785 मिलियन इन फंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स, जो कि इंक्लूड करते हैं सिकोया कैपिटल, चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव, टीसेंट, सोफीना, लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स एंड कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वेंचर फर्म्स ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। लेकिन एक फर्म जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है वो है चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव, क्योंकि बायजूस पहली ऐसी एशियन कंपनी है जिसके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया था। ये जो कंपनी है इट इज़ को फंडेड बाय मेटा प्लेटफॉर्म्स को फाउंडर, चेयरमैन एंड CEO मार्क ज़करबर्ग एंड प्रिसिला चैन। एंड एज पर दी कंपनी फाइलिंग्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये जो बायजूस है इट बिकेम अ यूनिकॉर्न एंड वॉज वैल्यूड एट 6,505 करोड़ विच इज़ अराउंड $1 बिलियन एज ऑफ मार्च 2018। और जून 2020 के अंदर तो बायजूस ने अटेन कर लिया था द स्टेटस ऑफ डेकाकॉन विद एन इन्वेस्टमेंट बाय मैरी मेकर्स बॉन्ड कैपिटल। और मार्च 2022 के अंदर बायजूस ने रेज किए थे $800 मिलियन, रीचिंग अ वैल्यूएशन ऑफ $22 बिलियन। सो अब हम देख लेते हैं कि बायजूस जो कि इंडिया का मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप था वो इस समय किन किन कंट्रोवर्सी से सराउंडेड है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ले ऑफ अराउंड 5,000 पीपल, और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने मेसी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था कंपनी का, विच इज क्लेम टू बी अ सोशल पार्टनरशिप। और इसके बाद रिपोर्ट्स आई थी अबाउट दी सेल्स प्रैक्टिसेस ऑफ बायजूस, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो बायजूस है वो बेसिकली फोर्स करता है पेरेंट्स को, स्पेशली उन पेरेंट्स को जो कि इस तरीके के कोर्सेज को खरीद नहीं सकते, जिसकी वजह से नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन प्रियंक कानूंगो ने समन किया था बायजू के CEO बायजू रविंद्रन को। और ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो जैसे तैसे सेटल हुई थी कि रिपोर्ट्स आई दैट बायजू इज नॉट एबल टू रीपे इट्स $1.2 बिलियन लोन्स एंड इज सूड एट US कोर्ट बाय इट्स लेंडर्स। ये जो लोन है ये 2 साल पहले लिया गया था, बट नाउ इट हैज टर्न्ड आउट टू बी एन एल्बेट्रॉस अराउंड बायजूस नेक। बट कैसे, ऐसा हुआ कैसे? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं TLB, क्योंकि ये जो लोन बायजूस ने लिया था इट वॉज कॉल्ड अ टर्म लोन B। सो ये जो TLB होता है इसमें बोरोअर यानी इस केस के अंदर जो बायजूस है उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है अबाउट द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट एवरी मंथ, क्योंकि जो लेंडर होता है दे विल लेट यू टेक योर टाइम। सो टिपिकली ये जो लेंडर्स होते हैं वो आपको 5 से 6 साल देते हैं कि आप रीपे कर सकें अपना पूरा एंटायर लोन अमाउंट, और लोन का सिर्फ कुछ अमाउंट जो है वो आपको पे करना पड़ता है इन एवरी फ्यू मंथ्स। लेकिन इस तरीके के लोन स्ट्रक्चर के अंदर कुछ रिस्क भी होता है, क्योंकि जो 5 साल दिए जा रहे हैं उसमें बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि बोरोअर कैन रन इनटू फाइनेंशियल ट्रबल्स, दे कैन गो बस्ट एंड द लेंडर्स विल हैव लॉस्ट एवरीथिंग। और इसीलिए जो लेंडर्स हैं वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लोन के साथ अटैच करते हैं। फॉर इंस्टेंस बायजूस के केस में जो लेंडर्स हैं उन्होंने डिमांड की सम ऑफ बायजूस सब्सिडरी कंपनीज एज कोलेट्रल एंड दे ऑल्सो अटैच अ फ्यू राइडर्स टू द लोन। सो सबसे पहले तो बायजूस को जो अपना लोन था उसे रेट कराना था विद इन 9 मंथ्स बाय अ रेटिंग एजेंसी जैसे कि मूडीज और S&P। सो ये जो एजेंसीज थी इनका काम था कि जो बायजूस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको गो थ्रू करें एंड मेक प्रोजेक्शंस ऑन द लाइक्लीहुड ऑफ डिफॉल्ट। इसके अलावा एक ऑडिटर को साइन करना था ऑन बायजूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। सो ऑडिटर जैसे कि डेलॉयट, उन्हें क्या करना था, उन्हें स्क्रूटिनाइज करना था द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सर्टिफाई करना था कि ये जो बायजूस है इट इज़ नॉट रिसोर्टिंग टू एनी अकाउंटिंग जगलरी।
लेकिन बायजूस ने इनमें से किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया और इन सभी को इग्नोर कर दिया। वो अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे थे एंड दे वर नॉट बॉदर्ड कि ऑडिटर साइन करता है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट हुए या नहीं हुए। लेकिन इसकी वजह से जो लेंडर्स थे उन्हें बहुत टेंशन थी, भाई उन्होंने अपना पैसा दिया, उनके पैसे का क्या हो रहा है। ये कंपनी ना तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता रही है, ऑडिटर साइन नहीं कर रहा है, जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है वो फुलफिल नहीं हो रही। सो इसीलिए उन्होंने खेला अपना मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि ये जो TLBs होते हैं जिसके थ्रू उन्होंने लोन लिया है, इट कैन बी ट्रेडेड इन द ओपन मार्केट लाइक स्टॉक्स। सो इसके अंदर क्या होता है, जो ओरिजिनल लेंडर होता है वो सिंपली पैकेज कर देता है लोन को और सेल कर देता है टू एनीवन एल्स जो कि इसे खरीदना चाहता है। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि जो कंपनी इन क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो उस केस के अंदर लोन का जो प्राइस होता है वो ड्रॉप हो जाता है। सो नाउ यू कैन गेस कि बायजूस के साथ क्या हुआ होगा, हु फेल्ड टू फुलफिल इट्स प्रोमिसेस। सो इन्हीं फेल्ड प्रोमिसेस की वजह से बाय सितंबर 2022 जो लोन था इट वाज ट्रेडिंग एट अ 30% डिस्काउंट इन द मार्केट। लेकिन इस सब के बाद भी कुछ इन्वेस्टर्स को बायजूस के अंदर कुछ दिखा, उन्हें लगा कि बायजूस जो है वो खत्म नहीं होगा, कुछ तो ये कंपनी करेगी, और इसीलिए उन्होंने लोन को खरीद लिया। लेकिन लोन को खरीदने के बाद वो सिर्फ आइडियली बैठ तो नहीं सकते थे सिर्फ इस भरोसे पे कि बायजूस कुछ तो करेगा, कभी तो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बायजूस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उस पे क्वेश्चन मार्क है, देन इन दैट केस दे टुक द फाइट टू बायजूस। उनका कहना था दैट बायजूस फ्लूटेड द राइडर्स एंड दे आस्क्ड फॉर अ प्री पेमेंट ऑफ द लोन। और उसके बाद उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जो लोन बायजूस को दिया गया था उसमें से $500 मिलियन जो है वो मिसिंग है एंड दे डोंट नो कि बायजूस ने उस पैसे के साथ क्या किया है। और इसी के चलते उन्होंने कोशिश की कि वो टेक ओवर कर लें बायजूस की US बेस्ड सब्सिडरीज एंड इवन टुक बायजूस टू कोर्ट फॉर गुड मेजर्स। सो ये तो बात हो गई $1.2 बिलियन लोन की, जिसे अभी तक बायजूस जो है वो रीपे नहीं कर पाया है। अब हम चलते हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। अगस्त 2022 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक लेटर सेंड किया था बायजूस को कि वो एक्सप्लेन करें फॉर द नॉन फाइलिंग ऑफ इट्स ऑडिटेड फाइनेंशियल्स फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2021, क्योंकि तब तक 17 मंथ्स हो चुके थे सिंस द डेडलाइन। और इस डिले के पीछे जो रीज़न बायजूस ने दिया था वो ये था कि उन्हें काफ़ी मुश्किल हो रही है इन कंसोलिडेटिंग द अकाउंट्स ऑफ इट्स एक्विजिशंस इन दैट ईयर। और इतनी देरी होने के बावजूद भी जो डेलॉयट जो कि उनका ऑडिटर था, इट गेव द कंपनी अ क्लीन ऑडिट। लेकिन नवंबर 2022 के अंदर काफ़ी सारे बायजूस के जो एम्प्लॉयज़ है वो बाहर आए और उन्होंने बताया अबाउट द कंपनीज अनफेयर ट्रीटमेंट, जिसके चलते बायजूस ने अराउंड 5000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। और बायजूस की प्रॉब्लम्स यहीं ख़त्म नहीं हुई। अप्रैल 2023 के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अनाउंस किया कि उन्होंने सर्चेस कंडक्ट की हैं एट बायजूस ऑफिसेस अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और सीज किए हैं इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स। बट आई वाज वंडरिंग कि वो कंपनीज जो कि टाइम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं दे पाती हैं तो उनका क्या होता है और ये क्या सिग्नल देता है अबाउट दैट कंपनी। सबसे पहले तो वो कंपनीज जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइम पर नहीं देती हैं उनके बारे में प्रिज्यूम किया जाता है कि वो कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज कोई भी कंपनी जो है वो नहीं बनना चाहती द बेयरर ऑफ बैड न्यूज़, और वो डेफर करने की कोशिश करती हैं अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो लीड इन्वेस्टर्स या फिर लेंडर्स होते हैं वो प्रिज्यूम कर लेते हैं कि जो कंपनी की परफॉर्मेंस है दैट इट हैज़ फॉलन बिलो हिस्टोरिकल लेवल्स। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो। कई बार जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये भी प्रिज्यूम कर सकते हैं कि जो पूरा मैनेजमेंट है इट इज़ होपलेसली डिसऑर्गेनाइज्ड और वो पुल नहीं कर पा रहा है द रिक्विजिट डेटा टू फिनिश द फाइनेंशियल्स। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये वो एनुअल रिटर्न्स होती हैं जो कि क्रूशियल डिटेल्स प्रोवाइड करवाती हैं अबाउट दैट कंपनी स्ट्रक्चर, ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये मैंडेटरी है फॉर ऑल दी एक्टिव इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज कि वो सबमिट करें अपनी एनुअल रिटर्न्स को टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑन अ ईयरली बेसिस। और वो कंपनीज जो कि अपनी एनुअल रिपोर्ट्स को टाइमली सबमिट नहीं करती तो उनके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है अंडर द कंपनीज एक्ट। तो अब हम उन कुछ प्रोविजंस को देख लेते हैं जो कि ये पेनल्टी इम्पोज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट, हर वो कंपनी जो कि इंडिया के अंदर ऑपरेट करती है उसके लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपनी एनुअल रिटर्न्स को फाइल करे विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। और ये जो एनुअल रिटर्न है इट शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 60 डेज ऑफ होल्डिंग इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। और उन केसेस में जहां पर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई है उस साल, देन इन दैट केस विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड टुगेदर विद द रीजंस कि जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो इस साल क्यों नहीं कंडक्ट हुई।
और अगर हम पेनल्टीज़ की बात करें तो वो कंपनी जो कि एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं कर पा रही है, देन इन दैट केस वो कंपनी और उस कंपनी के अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं जो इस चीज़ के लिए लाइबल हैं, दे विल हैव टू पे अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, यानी पेनल्टी इंपोज होने के बाद भी जो है पेनल्टी नहीं दी जा रही, रिटर्न सबमिट नहीं की जा रही है, तो हर दिन के हिसाब से पेनल्टी लगेगी विच विल बी ₹100 पर डे, बट इट कैन गो मैक्सिमम अप टू ₹2 लाख इन केस ऑफ अ कंपनी। और अगर जो ऑफिसर है वो डिफॉल्ट पे है, देन इन दैट केस इट विल बी ₹50,000। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बायजूस ग्लोरियस ईयर्स और अब कैसे ये जो कंपनी है वो धीरे धीरे सिंक कर रही है। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.